वो एक भयानक जंगल था। उस जंगल में एक तांत्रिक आंखें बंद किए हुए मंत्र पढ़ रहा था कि तभी रंग बिरंगी किरणों से वहाँ पर एक बंदर प्रकट हुआ। उस बंदर को देखकर तांत्रिक की आंखों में डर नहीं बल्कि आंसू बहने लगे। तुम्हारे मंत्रों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। लगता है कि मुझे अब वही करना पड़ेगा जिसका मुझे आदेश दिया गया है। ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो फिर तुम्हें न जाने कितने वर्षों का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस जगह पर कोई नहीं आता और तुम्हें जब तक किसी का साथ नहीं मिलेगा तुम इस जंगल की सीमा को पार नहीं कर सकते। तो फिर इसे नियति के ऊपर छोड़ देते हैं। इतना बोलकर बंदर रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। बहुत पुराने समय की बात थी। उत्तर दिशा के पास एक पहाड़ी गांव हुआ करता था। नाम था धूपगढ़। धूपगढ़ गांव के वासी किसान भोलाराम की शरारत से बहुत परेशान थे। सुबह का समय था। भोलाराम अपने खेत जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी माँ उससे बोली, सीधे खेत ही जाना भोलाराम, कहीं फिर से किसी गांव वालों के साथ शरारत मत करना। तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे माँ, मैं तो बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ, मगर ये गांव वाले ना मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कल मुखिया जी मुझसे शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि उनका दूर का रिश्तेदार जो उनसे मिलने आया था उनके घर का पता पूछ रहा था और रास्ते में तू मिल गया। तूने बेचारे मुखिया के रिश्तेदार को गलत पता बताकर जंगल भेज दिया। वो तो अच्छा हुआ कि गांव की सीमा पर मुखिया जी मिल गए, नहीं तो उनका रिश्तेदार तो जंगल में चला जाता। वो जंगल बहुत खतरनाक है। अब मुझे क्या पता था कि उनके रिश्तेदार इतने मूर्ख निकलेंगे। बस कर, अब तेरी कोई शिकायत मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। भोलाराम मुस्कुराते हुए खेत की ओर निकल गया। भोलाराम बाजार तक पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा बिरजू लोहार अपनी दुकान पर अकेला बैठा हुआ एक घोड़े की नाल को हथौड़े से पीटने की कोशिश कर रहा था। अरे बिरजू, ये तेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? और ये आंखें फाड़ फाड़ कर इस घोड़े की नाल को क्यों देख रहे हो? अरे अब क्या बताऊं भोलाराम, आज मेरा चेला दुकान पर नहीं आया। कुछ देर बाद यही नाल जमींदार लेने आने वाला है। अब मुझे इसकी मरम्मत करनी है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। अच्छा ये बता, तू मेरी थोड़ी सहायता करेगा क्या? अरे हाँ हाँ, बताइए ना बिरजू भैया। अच्छा तो सुन, बस इस घोड़े की नाल को पकड़ ले। मैं सिर्फ 2-3 हथौड़े का वार करूंगा, फिर इसे आग में रख दूंगा, बस। अरे बस इतनी सी बात। आप एक काम कीजिए, आप इस नाल को पकड़िए, मैं हथौड़ी ऊपर से मारूंगा, ठीक है? अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू इस काम में माहिर हो। अरे बिरजू भैया, कैसी बातें कर रहे हैं। बचपन में जब भी किसी घोड़े की नाल में खराबी आती थी तो लोग लोहार के पास नहीं, मेरे पास आते थे। ये सुनकर बिरजू लोहार चौंकते हुए बोला, अच्छा भाई, चलो अभी देखते हैं। बिरजू ने घोड़े की नाल को पकड़ लिया और भोलाराम से बोला, हाँ तो भाई भोला, हथौड़ा उठा और मार। भोलाराम ने हथौड़ी उठाकर सीधा नाल पर वार कर दिया, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वार सीधा बिरजू लोहार के हाथ पर पड़ा। अरे रे 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 रे, दैया रे दैया रे दैया रे, मार डाला रे 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 रे, आय 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 आय। अरे तेरा सत्यानाश हो भोलाराम। तेरी तो खैर नहीं, मैं मूर्ख था जो तेरी बातों में आ गया। अरे भूल गया था कि तू तो पूरे गांव का सरदर्द है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जा नालायक कहीं का।
इतना कहकर बिरजू लोहार भोलाराम के पीछे दौड़ पड़ा और भोलाराम हंसते हुए खेत की ओर भाग गया। भोलाराम अपने खेत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे आज तो मजा आ गया। जब तक गांव में किसी को तंग ना करूं, मन को शांति नहीं मिलती। बेचारा बिरजू अब कम से कम 10 दिन तक अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इतना कहते ही वहां चिंकी आ गई। चिंकी गांव के बुजुर्ग वैद्य रामदीन की बेटी थी, जिसे भोला पसंद था, मगर वो उसकी शरारतों से परेशान रहा करती थी। चिंकी गुस्से से बोली, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा भोला। नाम तेरा भोला है, लेकिन हरकतें एकदम जंगली बंदर जैसी लगती हैं। ओहो, अब तू यहाँ क्यों आ गई है? तुझे बचाने आई हूँ। गांव का मुखिया तेरे घर पहुँच चुका है और तेरी माँ भी बहुत गुस्से में है। ऊपर से बिरजू लोहार भी साथ है। आज अगर तू उनके हाथ लग गया तो तेरी पिटाई तय है। इस बार तो तेरी माँ भी तुझे नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर भोलाराम घबरा गया और कांपती हुई आवाज में बोला, अरे तेरा भला हो चिंकी, जो तूने समय रहते बता दिया, पर अब मैं क्या करूं? घर भी नहीं जा सकता, माँ भी गुस्से में है। एक काम कर, कहीं छिप जा। शाम तक या कल सुबह लौट आना, तब तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और सुन, अगली बार गांव वालों का भला कर, क्यों यूं ही तंग करता है सबको। इतना कहकर चिंकी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। भोला सर पर हाथ मारकर बोला, हे भगवान, मैं तो फंस गया। अब कहाँ जाऊं? जंगल चलूं क्या? कुछ सोचकर वो बोला, नहीं 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 नहीं, गांव के जंगल में तो अब लकड़हारा भी नहीं जाता। तरह तरह की अफवाहें फैल चुकी हैं। क्या करूं? लेकिन अब कोई चारा भी तो नहीं है। इतना कहकर भोलाराम जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वो काफी देर तक दौड़ता रहा, फिर थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वो घने जंगल के बीचों बीच था और वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बाप रे, ये जंगल तो सच में बड़ा ही विचित्र है। ना कोई जानवर, ना कोई चिड़िया, और सब कुछ इतना शांत। इतना कहते ही उसके कानों में एक आवाज टकराई, अरे मूर्ख, बस चलता ही जाएगा या नीचे भी देखेगा? तेरे पैर के पास एक सांप बैठा है। भोलाराम चौंक गया और जैसे ही नीचे देखा तो जोर से चिल्लाया, हाँ, सांप सांप, मुझे बचा, मुझे बचा। हाँ। सांप उसे डसने ही वाला था कि तभी एक घने वृक्ष से एक बंदर कूदकर आया और सांप को झटककर दूर फेंक दिया। फिर वो भोलाराम की ओर देखकर गुस्से से बोला, अरे बेवकूफ, जंगल में चिल्लाएगा तो तुझे बचाने कौन आएगा? अच्छा हुआ मैं यहीं था, नहीं तो आज तेरा राम नाम सत्य हो जाता। भोलाराम डर से कांपने लगा और बोला, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा विचित्र जंगल है। पहले सांप और अब ये बोलता हुआ बंदर। तुम कौन हो और कैसे बोल सकते हो? ए बकवास बंद कर और मुझे बंदर मत कहना, नहीं तो एक खींच के दूंगा कान के नीचे। तू तो मुझे धन्यवाद कह, समझा? मैंने तेरी जान बचाई है सांप से। अगर तुम्हें बंदर ना कहूं तो क्या कहूं? क्या तुमने कभी मनुष्यों की तरह बोलने वाला बंदर देखा है? नहीं ना? हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा खास हूँ। मुझे बांद्रा कहो, बांद्रा। और हाँ, ये बताओ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? भोला ने झिझकते हुए हाथ आगे बढ़ाया। तभी बंदर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, अरे वाह वाह वाह, अबे ये लड़कियों की तरह काहे शर्मा रहे हो? चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। भोला उसकी बात सुनकर हंसने लगा। कसकर पकड़ते हुए बोला,
अरे वाह वाह वाह, अबे ये लड़कियों की तरह काहे शर्मा रहे हो? चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। भोला उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अच्छा, चलो यहाँ से चलते हैं, इस जगह पर बहुत सारे सांप हैं। अरे चलो भी, देख क्या रहे हो, चलो। इतना कहकर बंदर भोला को एक वृक्ष के नीचे ले गया। जहाँ पर ताजे ताजे फल लटक रहे थे। बंदर ने उन फलों को तोड़ा और भोला की ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम वैसे शक्ल से काफी भूखे लग रहे हो। सुनो, एक काम करो, ये फल खा लो। भोला सच में बहुत भूखा था। उसने फल खाना शुरू किया और बोला, अरे ये फल तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ, मैं इसी वृक्ष से फल खाता हूँ, बड़ा मीठा है। हाँ। लेकिन बांद्रा, मेरे मन में कई सवाल हैं। देखो, पहला सवाल तो ये है कि तुम बोल कैसे सकते हो, और दूसरा ये है कि इस जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ जंगल के प्राणी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखो भाई, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मैं चाह कर भी नहीं बता सकता कि मैं मनुष्यों की तरह बोल कैसे रहा हूँ। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि कुछ दिनों पहले इस जंगल में एक तांत्रिक आया था। वो किसी गंदे मकसद से तंत्र क्रिया कर रहा था, जिसकी वजह से सारे जंगल के प्राणी ये जंगल छोड़कर चले गए। अब क्या है कि तांत्रिकों से मुझे बहुत डर लगता है। क्या तुम मुझे अपने गांव ले चलोगे? ये सुनकर भोला चौंक गया और बोला, अरे अगर गांव वाले तुम्हें बोलता हुआ देखेंगे ना तो वो सब डर जाएंगे। चिंता मत करो, मैं उन सबसे दोस्ती कर लूंगा। मैं दोस्ती करने में माहिर हूँ और फिर मैं उनकी मदद भी तो करूंगा। अब तुम ही देखो, कुछ देर पहले तुम मुझसे डर रहे थे, लेकिन अब हम दोनों दोस्त हैं कि नहीं हैं? बोलो बोलो बोलो। इतना कहकर बंदर हंसने लगा। भोला बंदर की ओर देखकर बोला, वाकई तुम विश्वास नहीं करोगे कि गांव में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से दोस्ती करने का मन ही नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा चुलबुला और प्यारा अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपने गांव जरूर ले चलूंगा, लेकिन अभी नहीं, रात में। ये सुनकर बंदर चौंक गया और बोला, हैं? ओ मित्र, रात में क्यों? हाँ, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मुझे कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इतना सुनते ही भोला ने बंदर को सारी घटना बताई। किस तरह वो गांव वालों को परेशान करता रहा, कैसे वो मजाक मस्ती करता रहा और कैसे उसने बिरजू लोहार को चोट पहुंचा दी, और अब कैसे गांव के मुखिया, गांव वाले और उसकी माँ सभी उससे नाराज होकर उसे सबक सिखाने खेत तक पहुंच चुके थे। ये सुनकर बंदर गंभीर हो गया और बोला, ओ, तो इसका मतलब अब हम दोनों को बहुत संभल कर चलना होगा। भोला मुस्कुरा पड़ा और धीरे से बोला, हाँ, अब तो सिर्फ तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा मित्र है। ये सुनकर बंदर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम तो बड़े शरारती हो। मुझे लगा नहीं था कि डरपोक आदमी शरारती भी हो सकता है। खैर चलो ठीक है, वैसे भी शाम होने वाली है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी, फिर चलते हैं। भोला बंदर को रात के अंधेरे में अपने घर ले आया। भोला के साथ एक बंदर को देखकर उसकी माँ बुरी तरह से चौंक गई और बोली, मैं मुखिया जी के साथ तुझे खेत में ढूंढने गई थी, तू कहाँ चला गया था और ये बंदर कहाँ से उठा लाया? हाँ, मुझे सब पता है माँ। मुझे चिंकी ने बता दिया था कि आप मुझे पीटने के लिए आने वाली हो, इसीलिए मैं जंगल की ओर भाग गया और वहाँ मुझे ये बंदर मिल गया। ये सुनकर भोला की माँ डर गई और बोली, तेरा सत्यानाश हो जाए भोला, तू जंगल से बंदर को क्यों उठा लाया? तभी बंदर गुस्से से बोला,
अरे बस कीजिए माँ जी, बस। सबसे पहले तो आप मुझे बंदर मत कहिए। मेरा नाम बंदर नहीं, बांद्रा है, बांद्रा। बंदर के मुंह से मनुष्य की भाषा सुनकर भोला की माँ पूरी तरह से चौंक गई और सहम गई। तभी भोला अपनी माँ को सारी घटना बताने लगा और बोला, अरे माँ, इससे डरिए मत, इसने मेरी जान बचाई है, मेरी मदद की है। भोला की माँ के मन का डर थोड़ा कम हो गया। वो धीरे धीरे बंदर की ओर देखने लगी और बोली, बेटा, तुम क्यों नहीं बता सकते कि तुम कौन हो और मनुष्य की तरह कैसे बोलते हो? ये सुनकर बंदर कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूबा और फिर बोला, कुछ समय बाद सबको सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए, मैं आपका हर काम में हाथ बटाऊंगा और गांव वालों की हर तरह से सहायता करूंगा। ये सुनकर भोला की माँ मुस्कुराने लगी। अगले दिन भोला बंदर को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। और रास्ते में मुखिया से टकरा गया। अच्छा हुआ जो तू मुझे मिल गया रास्ते में भोला। तूने कल जो बिरजू लोहार के साथ में मजाक किया था ना, बहुत ही बुरा मजाक था। अब तो मैं तुझे पीटे बगैर मानूंगा नहीं। रुक जा, रुक। मुखिया जी से माफी मांगो, तुमने गलत किया था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं किसी के साथ में इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं करूंगा। मुखिया बंदर को बोलता देख बुरी तरह डर गया। अब ये किस तरह का बंदर है जो मनुष्य की तरह बोलता है? कौन है ये? ये तो मेरा दोस्त है मुखिया जी। मुखिया डरते हुए वहाँ से चला गया। बंदर भोला को लेकर सीधे अपने खेत में आया। तभी वहाँ पर चिंकी आ गई। अरे भोला, कल मैंने देखा था तू जंगल की ओर भागा था। क्या ये बंदर उसी जंगल से पकड़ कर लाया है? अरे मैं तंग आ गया हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। जब से मैं यहाँ आया हूँ लोग मुझे छेड़ते रहते हैं। अरे भाई, मेरा नाम बंदर नहीं बांद्रा है, बांद्रा। चिंकी डर गई। अरे चिंकी, डरो मत, ये मेरा दोस्त है। बंदर ने सारी घटना चिंकी को बताई। चिंकी का डर दूर हो गया। कुछ दिनों में भोला और बंदर की गहरी मित्रता हो गई। बंदर भोला के हर काम में मदद करता, भोला के खेत में भी हाथ बटाता। भोला ने गांव वालों को तंग करना बंद कर दिया। कुछ दिनों में भोला की गांव में प्रशंसा होने लगी। वहीं कुछ गांव वाले भोला से दूर रहते थे, क्योंकि उसके साथ बोलने वाला बंदर था, जिससे उन्हें डर लगता था। एक दिन भोला अपने घर शाम को बंदर के साथ आया। वहां उसने देखा कि चिंकी के पिता रामदीन काका, जो गांव के वैद्य थे, उदास बैठे थे। हाँ, अच्छा हुआ जो तुम आ गए भोला। क्या तुम्हें पता है कि गांव में महामारी फैल रही है? भोला चौंक गया। हाँ, सुनने में तो आया था। अरे, अगर महामारी का इलाज नहीं किया गया तो कुछ दिनों में गांव वाले मरना शुरू हो जाएंगे। मैंने हर तरह की जड़ी बूटी बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे डर है कि कहीं ये महामारी पूरे राज्य में न फैल जाए। ये सुनकर भोला चौंक गया और कुछ नहीं बोला। कुछ ही दिनों में गांव में महामारी फैल गई और लोग मरने लगे। ये देखकर भोला का मित्र बंदर उसकी ओर देखने लगा और बोला, मेरे पास इस महामारी का इलाज है। जंगल में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे इसका इलाज किया जा सकता है। अगर तुम कहो तो मैं उसे लेकर आऊं। अरे वाह, अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत अच्छा होगा। गांव वालों को मरता हुआ देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकर आओ।
हाँ तो फिर ध्यान रखना, मैं गया और शाम तक आया। इतना कहकर बंदर वहाँ से चला गया